सर एक चीज है ना कि जब भी यहाँ पे जन सरोकार से जुड़ी हुई कुछ बात होती है, कुछ मुद्दे होते हैं, तो विपक्ष चुप हो जाती है। वर्तमान सरकार के मुखिया चुप्पी साध लेते हैं, मीडिया से दूरी बना लेते हैं। अपना जब मन होता है, राज्यपाल से मिलना होता है मुख्यमंत्री जी को, तो मीडिया को खबर चला जाता है। अपना जब मन होता है कि अमित शाह जी के साथ मिलने की मीटिंग हो रही है, तो मीडिया मीडिया को खबर चल जाता है। लेकिन जहाँ मुद्दे होते हैं, बीपीएससी जैसे मुद्दे होते हैं, जहाँ मुद्दे पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई उस तरह का वक्तव्य नहीं होता है जो जन सरोकार को सेटिस्फाई कर सके। तो सेटिस्फाइंग सर आपका कमेंट या कमेंट्री नहीं आएगा, तो लोगों में लोकतंत्र के प्रति और सरकार के प्रति बेरुखी तो दिखेगी ना। मैंने कहा ना कि 2020 में चुनाव हुआ, 5 साल के लिए लोगों ने वोट दिया, एनडीए की सरकार बनी, कायदे से 5 साल तक चलनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी 3 बार शपथ ले चुके हैं जी। और चौथे बार की चर्चा हो रही है। और इन चारों दलों ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और चुनाव के दरमियान ये घोषणा किया गया था कि जब सरकार बनेगी एनडीए की तो उसके नेता नीतीश बाबू होंगे। तो उसी का प्रतिफल रहा कि कम सीट के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश बाबू की लीडरशिप को स्वीकारा। और इसमें कोई गलत बात इसलिए नहीं है कि जब आप चुनाव में गए हैं, जनता के सामने आपने वोट मांगा है, तो आपकी पार्टी को वोट मिला, सही बात है। आप ज्यादा सीट जीते वो भी सही बात है, लेकिन वोट मांगा किसी एक व्यक्ति के नाम, तो वो भी एक यथार्थ है। जिस बात को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने कहा था कि बिहार में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि भाई वर्षों से नीतीश बाबू के साथ रहा है। तो मैंने जो कहा ना कि जहां वो जाते हैं तो वहां उसकी संभावना बढ़ जाती है। अब स्थिति थोड़ा बदलेगी। नमस्कार दर्शकों, इन दिनों बिहार में एक मुद्दा काफी चर्चे में है, वो मुद्दा है बीपीएससी का मुद्दा। तकरीबन लाखों अभ्यर्थी इसमें हैं और जो वैकेंसी है वो आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी को मुद्दा को लेके जिस तरीके से जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर इस पूरे मुद्दे में छाए हुए हैं, मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में बखूबी वो सक्सेस उनको मिला है। इस पे हम थोड़ी और राजनीतिक चर्चा करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं आशा पार्टी के फाउंडर आरसीपी सिंह। पिछली बार इनका इंटरव्यू आप लोगों को मैंने सुनवाया था और इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था वो जानते हैं, लेकिन एक ये मुद्दा काफी सेंसिटिव है, इस पे बात हम करेंगे। सर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर जैसे लोग अभी इस दौर में शामिल हैं कि जिस तरीके से एनडीए की सरकार है, नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री के पद पे काबिज हैं। लोग इस दौर में शामिल है कि 2025 में चाहे आरजेडी की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, अंदर खाने से नहीं, डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि ये लोग चाहते हैं कि सरकार एकल बने, किसी के समर्थन में नहीं बने, जो कि बिहार में पॉसिबल नहीं है। अब तीसरे मोर्चे की बात आ रही है। इस पे मनोज भारती जो अध्यक्ष हैं जनसुराज के, उनका भी कहना है कि हम तो पहले विकल्प के रूप में उभर के सामने आएंगे। देखिए, बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है और कई वर्षों से है, तो एक तो आप जान रहे हैं कि एनडीए गठबंधन है और दूसरा जिसको पहले आप महागठबंधन कहते थे, जो इंडिया का आजकल हिस्सा है। ये दो बिहार में कई वर्षों से हैं। अब बात यह आती है कि बिहार में जैसे आपने कहा ना कि आरजेडी है, बीजेपी है, बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो कि चाहे आरजेडी हो या चाहे बीजेपी हो, वो दोनों को वो लोग वोट नहीं देते रहे। तो इसी में उनका वोट जो होता था नीतीश बाबू के पास जाता था और हम सब लोग साथ में ही थे। तो ये जो पूरा का पूरा जो एक जो आधार है, वो ऐसा आधार है जो बहुत मजबूत आधार है और वो आधार जिधर भी रहता है उसी की सरकार बनती है। तो ये जितनी पार्टियां हैं वो सब का सपना क्या होता है कि बिहार में अपनी सरकार बनाए, और सरकार अगर अकेले दम पर बन जाए तो सब चाहते हैं। लेकिन इधर आप बिहार में आपने देखा, हम तो देख रहे हैं 2005 से ही कि भाई जब भी सरकार बनी है तो अलायंस की सरकार बनी है।
और जो आज स्थिति है, मैंने बताया आपको, भाई ये विशफुल थिंकिंग सब पार्टी की होती है कि अपने दम पर हम सरकार बना लेंगे, और ये विशफुल थिंकिंग होनी भी चाहिए। लेकिन मैंने जो बता दिया कि जो जमीन परिस्थिति है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। और जितनी पार्टियां होती हैं, चाहे वो पुरानी पार्टी हो या नई पार्टी हो, सबका क्या लक्ष्य रहता है कि मैं पहला विकल्प बनकर के उभरूं। तो अगर किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कहते हैं, तो भाई अगर ये वो नहीं कहेंगे तो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल कैसे बढ़ेगा। लेकिन एक बात को आप समझ लीजिए कि बिहार में जो मुद्दे हैं ना, वो ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, छात्रों से जुड़े हुए हैं, किसानों से जुड़े हुए हैं। और उन मुद्दों को जितनी भी पार्टियां हैं, सबको जनता के सामने उस पर अपना जो कहते हैं कि रोड मैप रखना पड़ेगा। और मैं जिस पार्टी का नेतृत्व करता हूं, मेरी पार्टी का भी रोड मैप है, जो बराबर मैं मीडिया के माध्यम से शेयर भी करता रहता हूं। तो मेरी पार्टी 2025 की जो विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। और मैं तो चूंकि वर्षों से बिहार में जो चुनाव होता रहा है उसका हिस्सा रहा हूं, तो सभी विधानसभाओं के बारे में भी मेरी जानकारी है। जितने पार्टी के वरीय नेता हैं उनको भी जानते हैं, और ज्यादातर विधानसभाओं का समीकरण भी मैं समझता हूं। सर, लेकिन बिहारी जनता के मन में जब हम लोग सड़कों पे होते हैं, गुमटी पे होते हैं, चाय पीते रहते हैं, ऑटो में होते हैं, बस में होते हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाके में होते हैं, गांधी मैदान में होते हैं, लोग ये कहते हैं कि बिहार की राजनीतिक में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर आप जानेंगे ग्राउंड पे तो लोगों से ये पता चलता है कि बीजेपी 70 प्लस सीट के साथ है, आरजेडी भी तकरीबन 70 प्लस सीट के साथ है। लेकिन जदयू इतने कम सीट के साथ, तो ये जनता के मैंडेट का हनन ही तो है सर, कि जनता ने वोट दिया 80 सीट 70 सीट किसी और को, और सरकार बन जाती है 20 प्लस सीट वाले की। तो ये तो सर लोकतंत्र कमजोर होने का सबसे बड़ा वजह लोग पब्लिक बताते हैं। लेकिन पब्लिक दूसरी तरह जब दबे जमान में ये भी कहते हैं कि अब बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी जिधर जा रही है उधर जाएंगे, इसलिए लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और बिहार का डेवलपमेंट रुका हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं। और बात कर लें जो तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, चौथे मोर्चे की बात कर रहे हैं, जो नई पार्टी, तो ये सर लोकतंत्र का हनन है। और इसलिए जनता, पढ़ी लिखी जनता ये कहती है कि बिहार का डेवलपमेंट जिस हिसाब से होना चाहिए था वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे सरकार झुक के सरकार बनती है, जबरदस्ती की सरकार बनती है। देखिए, आपने जिस बात की चर्चा की कि जनता की जो सोच है, तो जनता जो सामने देखती है उसी के हिसाब से कहती है। 2020 का जो चुनाव हुआ, आपने देखा कि भाई जो एनडीए की सरकार बनी, उसमें जेडीयू के पास 43 सीटें थी। सरकार बनी, काहे बनी? आप याद करिए कि जब एनडीए चुनाव में मैदान में गया था उस समय, तो 4 पार्टियां थी। जनता दल यू थी, भारतीय जनता पार्टी थी, हम पार्टी थी, और मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी थी। और इन चारों दलों ने नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। और चुनाव के दरमियान ये घोषणा किया गया था कि जब सरकार बनेगी एनडीए की, तो उसके नेता नीतीश बाबू होंगे। तो उसी का प्रतिफल रहा कि कम सीट के बावजूद भी बीजेपी ने नीतीश बाबू की लीडरशिप को स्वीकारा। और इसमें कोई गलत बात इसलिए नहीं है कि जब आप चुनाव में गए हैं, जनता के सामने आपने वोट मांगा है, तो आपकी पार्टी को वोट मिला, सही बात है। आप ज्यादा सीट जीते वो भी सही बात है, लेकिन वोट मांगा किसी एक व्यक्ति के नाम, तो वो भी एक यथार्थ है। जिस बात को मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने कहा था कि बिहार में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि भाई वर्षों से नीतीश बाबू के साथ रहा है। तो मैंने जो कहा ना कि जहां वो जाते हैं तो वहां उसकी संभावना बढ़ जाती है।
अब स्थिति थोड़ा बदलेगी, और बदलेगी इसलिए कि भाई उनका 20वां वर्ष भी है, और जो नीतीश बाबू जिस प्रकार से पहले माने शारीरिक रूप से पूरी ताकत के साथ बिहार के लिए काम कर रहे थे, वो तो आज नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये जो 2025 का चुनाव है ना, इसमें देखिएगा ये चुनाव में बहुत परिवर्तन होगा, बहुत परिवर्तन होगा। और ये चुनाव जनता जो है ना, जो मन बनाए हुए है ना, उनको लगता है, जिसकी आप चर्चा किए कि भाई अभी भी बिहार में हमारे बेरोजगारी है, अभी भी बिहार जो है हमारा जो है वो मजदूरों की मंडी बनी हुई है, अभी भी लोग मुद्दे क्या रखते हैं, तो कोई जाति का मुद्दा, कोई धर्म का मुद्दा, जबकि बिहार में मुद्दा बेरोजगारी का है, बिहार में मुद्दा शहरीकरण का है, बिहार में मुद्दा औद्योगिकरण का है। जब तक ये नहीं होगा ना, तो लोगों का रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, बिहार में संपत्ति सृजन नहीं होगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी। जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तो भाई कैसे बिहार विकसित प्रदेश बनेगा? विकसित प्रदेश बनाने के लिए जरूरी है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अच्छा बने ही, लेकिन साथ ही साथ हमारे बिहार के जो नागरिक हैं उनके पॉकेट में कितना पैसा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ रही है, तभी ना आप कहेंगे कि भाई बिहार भी आगे बढ़ रहा है, आज जो है ऐसे मुकाम पर है कि कुछ वर्षों में विकसित प्रदेश बन जाएगा। ये तभी संभव है जब यहाँ जो खास करके जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियां सिर्फ क्या चर्चा करती है, सरकारी नौकरी की। सरकारी नौकरी की सीमा है, 13.5 करोड़ अपनी आबादी है, 4.5 करोड़ परिवार है, सरकारी नौकरी कितना दीजिएगा? कोई बोलते हैं 5 लाख, कोई बोलेगा 10 लाख, कोई बोलेगा 20 लाख। बाकी जो 4 करोड़ 30 लाख परिवार होगा उसका क्या होगा? ये तो समझिए कि कृषि पर ही हमारे 76% आबादी निर्भर है, और पूरा का पूरा जो हमारा कृषि क्षेत्र है वो कहाँ है? निजी क्षेत्र में है। इसलिए इतना बढ़िया हमारे किसानों ने उत्पादन किया है, हम बिल्कुल स्वावलंबी हुए हैं कृषि के मामले में। तो जब तक यहाँ पूंजी निवेश नहीं आएगा, और पूंजी निवेश भी खास कर करके जो हमारा जितना निजी क्षेत्र है, तब तक यहाँ बहुत कम संभावना है बहुत ज्यादा कल कारखाने लगने की। सरकार की तो सीमा है ना, ज्यादा से ज्यादा बिहार में निवेश आए। इसीलिए देखते हैं कि सरकारें भी प्रतिवर्ष लोगों को यहाँ बुलाती है, लोग आते भी हैं, एमओयू भी साइन होता है, लेकिन जमीन पर जितना उतरना चाहिए वो नहीं उतर पाता। और यही बिहार के लिए चुनौती है, और आगे बिहार का भविष्य भी इसी में है कि जब हमारे यहाँ इतना बढ़िया, इतनी अच्छी हमारी जमीन उपजाऊ है, हमारे पास इतना अच्छा जल का स्रोत है साहब, हमारे लोग इतने परिश्रमी, इतने मेधावी हैं, 13.5 करोड़ का खुद हमारा एक मार्केट है, तो फिर हम क्यों पीछे रहे? तो यही जो नेतृत्व है किसी भी दल का, उसको सोच करके जब आप नीति बनाएंगे, अपनी कार्य योजना बनाएंगे और जनता को जब सामने रखेंगे, तब जनता सोचेगी कि किसको वोट देना। लेकिन सर एक चीज है ना कि जब भी यहाँ पे जन सरोकार से जुड़ी हुई कुछ बात होती है, कुछ मुद्दे होते हैं, तो विपक्ष चुप हो जाती है। वर्तमान सरकार के मुखिया चुप्पी साध लेते हैं, मीडिया से दूरी बना लेते हैं। अपना जब मन होता है, राज्यपाल से मिलना होता है मुख्यमंत्री जी को, तो मीडिया को खबर चला जाता है। अपना जब मन होता है कि अमित शाह जी के साथ मिलने की मीटिंग हो रही है, तो मीडिया को खबर चल जाता है। लेकिन जहां मुद्दे होते हैं, बीपीएससी जैसे मुद्दे होते हैं, जहां मुद्दे पेपर लीक के मुद्दे होते हैं, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई उस तरह का वक्तव्य नहीं होता है जो जन सरोकार को सेटिस्फाई कर सके। तो सेटिस्फाइंग सर आपका कमेंट या कमेंट्री नहीं आएगा, तो लोगों में लोकतंत्र के प्रति और सरकार के प्रति बेरुखी तो दिखेगी ना। और उसी का परिणाम होता है कि सरकारें उलूल जुलूल सरकार बनती है। मतलब उलूल जुलूल कहने का मतलब है कि सर सरकारें तो जनता ही चुन के भेजती है, लेकिन किसी न किसी का गठबंधन बन जाता है। अब वीआईपी पार्टी बनी, अब उनके सारे जो एमएलएज थे वो चले गए इधर उधर तितर बितर, आपको पता ही होगा कहाँ गए नहीं गए।
और वीआईपी पार्टी अब क्या है आपको भी पता है। तो इस तरीके से लोकतंत्र में बार बार टूटना जुड़ना और इसका अब खामियाजा भुगतना पड़ता है जनता को सर। अभी बीपीएससी का जैसे मामला है, आपकी पार्टी आशा है, आपने बनाया है, फाउंड किया। बताइए सर कि सड़कों पे सिर्फ एक पार्टी दिख रही है, चाहे जिस वजह से दिखे, लेकिन अन्य पार्टियां जैसे अब आरजेडी हो गया, तेजस्वी यादव माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी एनडीए की सरकार है, नीतीश जी तो एकदम चुप है, एनडीए की तरफ से सिर्फ कटाक्ष किया जा रहा है जन स्वराज पार्टी को। तो इसका मतलब आप उनको माइलेज दे रहे हैं या आपकी बी टीम है? ये इंटरनली राजनीति क्या है, इससे जनता को कोई मतलब नहीं। लेकिन स्टूडेंट जो एक बड़ा क्राउड है, आप बोलते हैं ना सर कि शिक्षा बढ़ेगा तभी होगा, तो शिक्षा कैसे बढ़ेगा सर? कोई वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है, कोई वैकेंसी आती है तो अनियमितता, आयोग खुद मानती है कि अनियमितता बरती गई तो एक जगह का कैंसिल किया जाता है, पूरे बिहार का एज इट इज छोड़ दिया जाता है। कैसे ये सब चीज कैसे बदलेगा सर? देखिए, आपने बात सही कहा। मैं देखिए जरा उसको मैं एक पर्सपेक्टिव में आपको रखता हूं। मैंने कहा ना कि 2020 में चुनाव हुआ, 5 साल के लिए लोगों ने वोट दिया, एनडीए की सरकार बनी, कायदे से 5 साल तक चलनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी 3 बार शपथ ले चुके हैं जी और चौथे बार की चर्चा हो रही है। तो हमेशा बिहार में जो मुद्दा है ना, जो मुख्य मुद्दा जिसकी मैंने चर्चा किया, जी जी वो भटक जाता है। भटक जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, आपको मैंने क्या कहा, देखिए मुद्दा लोग भटका देते हैं। मुद्दा क्या है? वो बेरोजगारी का मुद्दा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का मुद्दा है। जी उसको कभी फोकस में नहीं आने देते हैं। चलेगा कि सर हम इतना लाख फलाने की नियुक्ति करें। मैंने बताया ना आपको, सरकारी नौकरियों से बिहार के लोगों की एक बहुत लिमिटेड तक सेवा हो सकती जी है, जी जी समझे ना। जी और ये जो आपने जो बताया, देखिए एक बात और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है भाई, परीक्षा जो है सीधे सीधे शिक्षा से जुड़ी हुई है। जी तो भाई सरकार का पहला दायित्व क्या होता है? भाई सुशासन कहते हैं आप, गवर्नेंस का। भाई भाई परीक्षाएं जितनी भी हों वो बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए। कहीं से भी लोगों के मन में परीक्षा के बारे में गलत सोच ना आए। परीक्षा की जो सैंक्टिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बनी रही, किसका दायित्व होता है? और देखिए परसेप्शन होता है। आपने ठीक ही ना कहा कि भाई अगर एक जगह परीक्षा में गड़बड़ी हो गई और जो आपने स्वीकार कर लिया और आपने दोबारा वहां परीक्षा भी करा लिया, जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक पद के लिए 2 बार चयन होता है क्या? मैं तो कई चैनल में बोला हूं कि जिन बच्चों ने 13 तारीख के प्रश्न का उत्तर दिया और जिन बच्चों ने फिर से जो 5000 बच्चों ने परीक्षा दिया, जब री एग्जाम हुआ, कोई जरूरी नहीं, दोनों सवाल तो एक थे नहीं। तो हो सकता है कि भाई पहले वाले में वो 50 मार सकता है, दूसरे में वो 60 भी मार सकता है, लेकिन दूसरे में वो 40 भी मार सकता है। तो सिलेक्शन में तो देखिए एक रूपता होनी चाहिए ना। तो ये काहे होता है? ये इसलिए हो रहा है ना कि जो पूरी की पूरी व्यवस्था है, आपको जितने तरह की परीक्षाएं हैं उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस पर कोई बहुत अच्छा समझिए कि ना पहल किया जा रहा है। इसलिए मैंने कई चैनल में कहा हूं, आपके चैनल से भी कर रहा हूं कि इसमें सरकार को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। एक बिल्कुल हाई पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें सभी समाज के लोग रहें, जितने भी लोग हैं वो भी रहें, कि कैसे जब आज टेक्नोलॉजी का जमाना है और जो बिहार में कितनी परीक्षाओं में क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात हो रही, कैसे एक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें परीक्षा की सैंक्टिटी और उसकी क्रेडिबिलिटी को फिर से स्थापित किया जाए। बच्चे के मन में, साहब हम लोग पढ़ते थे, हम भी यूपीएससी की परीक्षा दिए, हम लोग कभी सोचते थे क्या कि परीक्षा में भी कहीं हेरा फेरी होगा, कहीं अनियमितता बरती जाएगी, कोई क्वेश्चन पेपर लीक होगा? तो ये तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि जितने हमारे इस प्रकार के संस्थाएं हैं, जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी के क्रेडिबिलिटी का सवाल है ना भाई, कौन उसको रिस्टोर करेगा? संवैधानिक संस्था है, स्टोर कौन करेगा? इसके लिए आपको एक अच्छा जो है अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि कहीं से भी क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात नहीं हो सके, परीक्षा में जिस प्रकार की अनियमितता हुई वो नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई करता है ऐसा
इतना सख्त कानून बनाइए और ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे। सर इसी अनियमितता के कारण जब गांधी मैदान में मैं कवर कर रहा था, जब स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए थे, कह रहे थे कि मैं सत्याग्रह कर रहा हूँ, सत्य के लिए आग्रह कर रहा हूँ, तो उनके मन में इतना सर मतलब एक द्वेष की भावना उपज गई सरकार के प्रति कि उन्होंने ये तक कह दिया, क्षेत्रवाद जन्म ले लिया उनके मन में। और मनु भाई गुजरात से बिलोंग करते हैं सर। अब इस क्षेत्रवाद के चक्कर में वहां भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही थी, मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कुछ बोला जाता, और ये सारी खबरें सिर्फ बिहार तक ही नहीं चलती है सर, ये सारी खबरें देश स्तर पे, राष्ट्र स्तर पे और इंटरनेशनल स्तर पे चलती है। तो बिहार की छवि बिगाड़ने में भी इन नेताओं का हाथ है सर। और ये लोग ये चीज अपनी सत्ता और अपने राज और अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में बिहार की छवि और दिन प्रतिदिन धूमिल करते जा रहे हैं सर। मीडिया खबरें क्या चलती है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक वर्ग जो है वो काफी नाखुश है। और मुझे लगता है कि आप लोग जैसे आदमी को भी सर सरकार में जब आप नहीं हैं, या आरजेडी है या जदयू, इस सारी की जिम्मेवारी बनती है कि जब मुद्दा हो जनहित का, तो सब लोग को एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करने की जरूरत है। जैसे हाउस में आप लोग करते हैं सर, कि कोई बिल पारित होता है तो दोनों सदनों में बिल पारित होता है और एक मेजोरिटी ऑफ पीपल्स वहां खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बिल पास होना चाहिए। देखिए, एक बात मैं बता दूं, भाई जो ये छात्रों का मुद्दा तो मैंने बता दिया ना आपको यूपीएससी का, तो उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जी, तो मैं बता दूं, जितने लोग चिल्ला रहे हैं ना, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं क्या? किसी का है? देखिए, आप अपनी रोटी मत सेकिए। मैंने एक सेंट्रल चीज किया है कि आपको व्यवस्था इस प्रकार की बनानी पड़ेगी जी जी जहां फिर से जो है, जो परीक्षा की सैंक्टिटी है उसको कायम किया जा सके, जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनकी क्रेडिबिलिटी स्थापित की जा सके। और आप जरा समझिए, सत्याग्रह, आंदोलन, आमरण अनशन किसके खिलाफ करते हैं आप? भाई अब तक सब तो अपना ही है, सारे बिहार के लोग हैं। तो मैं इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि भाई मुख्यमंत्री जी से अगर लोग मिलना चाहते थे तो मुख्यमंत्री जी का तो भाई मिलने का हमेशा कार्यक्रम उनका बना ही रहता था। सब दिन जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चला करके मिलते हैं, अभी वो यात्रा पर जाते हैं तो मिलते हैं। तो भाई जब आपसे बीपीएससी के बच्चे मिलना चाह रहे थे अपनी बात को रखने के लिए, अपनी व्यथा को रखने के लिए, तो क्या दिक्कत थी? देखिए, इससे जो है भाई, जो आपने कहा ना कि भाई एक जो लोग है ना, उनके मन में एक गुस्सा आता है कि हम अपनी बात को कहां रखें। भाई कोई तो फोरम चाहिए ना। जी जी जी। और अगर आपको लग रहा है कि भाई वो फोरम है, तो जाके अपनी बात लोग रखेगा। और अगर आप सुन लिए होते तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। भाई बच्चों के मन में जो बात थी वो अपनी बात रखते, जो आपके सामने बात रखती उसको आप जितने भी पदाधिकारी जो भी हैं उनसे पूछ लेते, तो एक रास्ता तो निकल ही सकता था ना। 25 का चुनाव सर गड़बड़ा सकता था, ये भी हो मुख्यमंत्री जी के मन में। देखिए 25 का चुनाव, देखिए मैं बता दूं, इतना जल्दी लोगों को किसी चीज पर नहीं पहुंचना चाहिए कि 25 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे होंगे, समझे ना। लेकिन एक बात जिसकी चिंता मुझे है कि देखिए जो मुद्दे हैं ना साहब, मुद्दे किस चीज के हैं? आपको मैं बता रहा हूं, मुद्दा यहां पर है कि कैसे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, जिससे शहरीकरण बढ़े, जिससे हमारा औद्योगिकरण बढ़े, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियों की सीमा है। और यहाँ जो है ना बिहार में, इसी में तो फंसा हुआ है, उसी में लोग उलझे रहते हैं। सिर्फ सरकारी नौकरी, यही जानते हैं, इन नेताओं ने जानबूझ के इसको लाया, उलझा दिया है। भाई अपना भारत क्या है जी, जरा समझिए इस बात। भारत का संविधान क्या कहता है कि भारत क्या है, कि भाई हमारा जो है सबसे पहला कि हम सॉवरेन स्टेट हैं जी, हम डेमोक्रेटिक स्टेट हैं, हम रिपब्लिक हैं, हमारे यहाँ सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, 5 चीज है। तो भाई आप जरा समझिए कि भाई यहाँ सब चीज की संभावना है। तो यहाँ सबसे जरूरी क्या है कि भाई जो हमारे लोग हैं ना, उनको कैसे रोजगार मिले, जैसे उनकी आमदनी बढ़े, वो आपके फोकस में कभी रहता ही नहीं। आप निकालेंगे कि इतना नियुक्ति यहाँ, इतनी नियुक्ति यहाँ, और हमारे बच्चे कहाँ सब जा रहे हैं? बिहार के बच्चे जितनी सरकारी नौकरियां निकलती उसमें तो आते हैं, बाकी पूरा का पूरा आज भी मजदूर की मंडी बनी हुई है। बिल्कुल बाहर जाते हैं, बाहर जा रहे हो, कहाँ काम करें? कोई सरकारी सेवा में काम कर रहे हैं। तो जो वहां कर रहे हो तो इससे बेहतर अपने यहाँ करेंगे ना। इसलिए मेरा फोकस कहां पर है
जो कोई दल वाले ध्यान नहीं दे रहे, हम लोग का फोकस उसी पर है। बिहार के बारे में क्या कह देंगे कि साहब यहाँ कहाँ शहरीकरण बढ़ेगा, कैसे उद्योग लगेगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, जबकि यहाँ सब कुछ है। सब कुछ यहाँ जितने भी, मैंने एक बार नहीं कई बार चैनल पर कहा कि इतने यहाँ मिनरल्स हैं, प्रेशियस मेटल्स और मिनरल्स हैं साहब, कि आने वाले समय में जो जितनी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, चाहे स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस की टेक्नोलॉजी हो, आईटी टेक्नोलॉजी, सबके लिए जो मेटल्स है जो अपने हैं, तो है डिस्कोर्स बदलना पड़ेगा ना, कि डिस्कोर्स तो घुमा फिरा के वहीं पहुंचा देते हैं, सरकारी नौकरी और घूम फिर के जात धर्म। और देखिए, इन बच्चों को भी अभी सत्याग्रह की बात नहीं करनी चाहिए। सत्याग्रह गांधी जी किए थे, समझे ना, शब्दों का जरा उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है, तो एक विस्तृत चर्चा थी। आरसीपी सिंह आशा पार्टी के फाउंडर हैं, और मैं आपको बतला दूं कि बिहार की राजनीतिक में जो बच्चों के मन में था, बीपीएससी के स्टूडेंट के मन में था, सत्याग्रह को लेके, और जिस तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीपीएससी में अनियमितता बढ़ती गई, ये जग जाहिर है। हालांकि जो 2025 का चुनाव होगा, चूंकि सर भी चुनाव लड़ रहे हैं, आरसीपी सिंह की पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, तो सर एक लास्ट ये रहेगा सर कि चुनाव इस बार किस आधार पे वोटर्स को वोट करने चाहिए? क्या आधार, मेन आधार क्या होना चाहिए? शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, या सरकार को बदलने की कवायद होनी चाहिए कि बार बार रिपीट सरकार हो रही है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि बिहार में खुशहाली होनी चाहिए, और खुशहाली कब आएगी? जब लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी। और वो कैसे आएगा? जब आपका शिक्षा में अच्छा काम होगा, जितने तरह की आप परीक्षाएं लेंगे उसमें कदाचार मुक्त परीक्षाएं होंगी, तभी ना होगा। तो जो आज सोच है ना, तो उसको तो बदलना पड़ेगा, तभी ना होगा। बिना उसका नहीं होगा, तो फिर वहीं पे गाड़ी घूम के वहीं पहुंच जाती है, सेम चीज रिपीट हो जाएगी। बिल्कुल। बने रहिए, तमाम चर्चाएं थी, लंबी चर्चा थी, चूंकि बिहार का थोड़ा सा परिवेश भी है, बदल रहा है, लोगों का मूड भी बदल रहा है, तो 2025 के चुनाव में ये मूड देखने को मिलेगा कि जनता कितनी जागरूक हुई है या सिर्फ खबरों में उलझी रहती है। ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट ये क्लियर करेगा। बने रहे हमारे साथ।